हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग सो? जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, गॉडेस ऑफ लव आर्थर का शुक्रिया कर रही थी क्योंकि आर्थर ने किसी तरह उसे उस इविल कर्स से आजाद कर दिया था, क्योंकि उसके दिल में प्यार के जज्बात के बजाय काफी इविल फीलिंग्स आ रही थी। इसी के साथ एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दोबारा से गॉडेस ऑफ लव की वही लव स्टोरी देखने को मिलती है, जहां गॉडेस ऑफ लव खड़ी थी और वो एक फ्लावर पेटल को देख रही थी अपने लवर जिन के साथ। वो कहती है कि हमने पहले ही यहाँ एक एग्रीमेंट किया था और अब हम दोनों साथ में कसम लेते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे और कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हमेशा यही सोचते थे कि हमेशा साथ रहेंगे। इसी के साथ गॉडेस ऑफ लव वॉक कर रही थी। एक बार फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और अब वो कह रही थी कि हम डिवाइन रेल्म में साथ चलेंगे। उससे पहले हम यहाँ अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे क्योंकि हमने अपना लव का गोल अचीव कर लिया है। सीनियर ब्रदर जिन, तुम सच में बहुत अच्छे हो क्योंकि हम यहाँ अपनी 10 प्रोटेक्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो एक स्पेशल टाइप का टेस्ट है। वो कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन लास्ट टास्क मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसे किसी भी कॉस्ट पर कंप्लीट करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं इसे जल्दी कंप्लीट करूँगा। और फिर गॉडेस ऑफ लव कहती है कि मुझे तुम पर इस बात का पूरा ट्रस्ट है। साथ ही वो कहती है कि हमें बस पेशेंटली वेट करना है कि हम जल्दी से डिवाइन रेल्म में एंटर कर सके। दोनों का सेम गोल था कि वो दोनों मिलके ये 10 टेस्ट कंप्लीट करने के बाद रेल्म में जाएंगे। गॉडेस ऑफ लव यहाँ सीनियर ब्रदर जिन का वेट कर रही थी क्योंकि वो अपना 10th टेस्ट देने गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। काफी देर हो गई थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। ये सब सुनने के बाद गॉडेस ऑफ लव वही बैठी थी, लेकिन तभी उसने आसमान में एक बहुत ब्राइट लाइट देखी। उसे समझ आ गया कि कोई और नहीं बल्कि सीनियर जिन ही यहाँ आया होगा अपना 10th टेस्ट कंप्लीट करके। और वैसे ही हुआ भी। जिन सच में वापस आया, लेकिन उसका चेहरा बहुत पाले लग रहा था और वो ऐसे लग रहा था जैसे उसमें ऑलरेडी काफी बदलाव आ गया हो, जिससे वो तुरंत उससे हग करती है और कहती है, तुम वापस आ गए डियर जिन। लेकिन वो यहाँ नहीं समझ पा रही थी कि तुम अभी भी अपने 9th लेवल पर क्यों हो, क्योंकि अब तक तो तुम्हारा टेस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए था। ये सुन के जिन कहता है कि मैं बस एक स्टेप दूर हूँ गॉड बनने से, और वो उसे हग करता है और कहता है, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? जैसे ही उसे हील नहीं कर पाई। इसके साथ गॉड किलिंग डैगर था और अगर वो डैगर नहीं होता तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन उस गॉड किलिंग डैगर की वजह से उसकी बच्ची कुची लाइफ की चांस भी चली गई और इसी वजह से उसकी लाइफ चली गई, वो भी उसके अपने लवर के हाथों। हालांकि इसके बाद भी उसे इस बात का रिग्रेट नहीं था कि उसने अपने लवर को मार दिया। यहाँ वो बहुत बुरा फील करती है गॉडेस ऑफ लव को मारते हुए देखकर। इसी के साथ वो कहती है कि मैं फाइनली गॉड बन गया हूँ और ये उसका लास्ट चांस था गॉड बनने का। मैं उस वक्त कुछ भी नहीं देख पाया जब उसने निस्वार्थ होकर मेरे साथ लड़ा और तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी, तो तुम्हें उसके दिल में रहना चाहिए। हालांकि मेरे दिल में तो सिर्फ उसे हराने की चाहत थी, क्योंकि मैं अपना स्वार्थी प्यार जीतना चाहता था। और ये सब कहते हुए वो बहुत उदास हो जाती है और कहती है, तुम्हें खुद को इस बात के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। उसने उससे कहा, तुम खुद को इस बात के लिए ब्लेम मत करो कि तुम हारी हो, क्योंकि मैं हूं जो दर्द में हूं। मैं बहुत ज्यादा दर्द में हूं क्योंकि मैंने उस इंसान को छोड़ दिया जो तुम हो, और उसने समझ लिया था कि वो कभी इस जिंदगी में तुमसे प्यार नहीं करेगा। और फिर कहा, वो इंसान जिसको अपनी जान खोना चाहिए थी, वो तुम नहीं बल्कि मैं हूं। और फिर कहता है, मैंने हार मान ली है। ये सब बातें तुम्हारा दिल छोटा कर देती है और तुम अभी भी वैसे ही खड़े हो। उसने उससे फिर से कहा, तुम खुद को इस बात के लिए ब्लेम मत करो कि तुम हारी हो, क्योंकि मैं हूं जो दर्द में हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें खोना छोड़ दिया है। और फिर कहता है, वो इंसान जिसको अपनी जान खोना चाहिए थी, वो तुम नहीं मैं हूं,
ये बात बार बार दोहराता है और फिर उसके जहन में ये बात आती है, उसने शर्म के मारे जान दे दी। तभी वहां टैंग जियन आता है जो कहता है वो गॉड किंग है और मैं गॉड किंग हूँ। गॉड किंग का मतलब है कि मैं डिवाइन वर्ल्ड में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता उसकी वजह से, इसीलिए मैं तुम्हारी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर सकता। और वो कहता है कि जो हार्ट ब्रेक फ्लावर तुमने उसके लिए चुना था वो अभी तक पूरी तरह से स्टिम्युलेट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से शायद अभी भी वो ठीक नहीं हो रहा। और फिर कहता है अगर वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करे और तुम उसकी जान बचाना चाहते हो। ये कहकर वो चुप हो जाता है। हु यू हाउ समझ जाता है कि जरूर गोल्ड किंग यानी टैंग सेंग के पास इसका, और ये भी कहता है इस स्पिरिचुअल कल्टीवेशन वर्ल्ड में तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। ये कहकर वो चला जाता है और यहाँ उससे सलाह दी गई थी कि उससे घर छोड़ाइए पहले। ये सुनकर हु यूहाओ उठ जाता है और बाकी लोग भी उस जगह आ गए थे। बाकी सब लोग उसका चेहरा देख सकते थे, लेकिन हु यूहाओ किसी से बात नहीं कर रहा था। वो जा रहा था और उसके सभी दोस्तों को बहुत बुरा लग रहा था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि क्यानक्यू वैली भी धीरे धीरे बंद हो रही है और वो लोग इस जगह से बाहर आ गए थे। इसी के साथ हम देखते हैं हु युहाओ को जिसके पैर प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे, फिर भी वो चल रहा था, लगातार चल रहा था, जबकि उसके सभी दोस्तों उसके पीछे आ रहे थे और सबको बहुत बुरा लग रहा था। हु युहाओ कहता है आज वो सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए सो गया। वो सब कुछ सुन रहा था। वॉरियर्स की ट्रेनिंग भी एक स्पेशल तरीके से चल रही थी। दोनों सुशांसी और बाय बाय कह रहे थे हमें उन रेयर मेटल से बहुत फायदा हुआ जो हमें मिले, और शू टियानरिन भी यहाँ बहुत कुछ कर रहा है। बिल्कुल ट्रैक की पूरी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही थी। चलिए देखते हैं मिस ये गुई को जो चैन के साथ फाइट कर रही थी और ये सब लोग देख रहे थे और कह रहे थे जब से हु युहाओ वापस आया है उसने खुद को उस सीक्रेट रूम में बंद कर लिया है जो अंडरग्राउंड के अंदर है। पता नहीं हु युहाओ कैसे प्रैक्टिस कर रहा होगा। तब सुशांसी कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन ये लड़की ये गुई सच में एक स्पेशल टाइप की स्वॉर्डमैन है जो यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। साथ ही चैन को चैलेंज करते हुए वो कहती है तुम्हारे सेक्ट में काफी केपेबल लोग हैं जिसकी वजह से तुम्हारा सेक्ट दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। तभी एक गार्ड आता है ये बताने के लिए कि नैन क्यू क्यू आई है आपसे मिलने के लिए, जो कि काफी परेशान लग रही है। बाय बाय ये सुनकर कहता है ये कैसे हो गया, और वो तुरंत वहां आता है और दिखाया जाता है कि सब वहां खड़े हैं। नैन क्यू क्यू की कंडीशन सच में बहुत बुरी थी, वो बहुत इंजर्ड लग रही थी, वो काफी डर रही थी और कहती है प्लीज किसी तरीके से मेरी मदद कीजिए। असल में जब सबने उस लड़ाई में उसके साथ लड़ाई की थी तुम लोग यहाँ से सेफली निकल आए थे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे उस ब्रूटल जगह से निकलने के लिए बहुत कोशिश की और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ आओ और मेरी मदद करो क्योंकि सभी लोगों को हॉस्टेज बना लिया गया है। ये सुनकर ये गुई बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं तुम्हारी माँ, और बाय बाय कहती है कि बिल्कुल। हालांकि यहाँ नन क्यू क्यू को लगता है कि ये लोग उस पर शाक कर रहे हैं, तो वो कहती है कि मैं कोई स्पाई नहीं हूँ, मैं यहाँ बहुत मेहनत से आई हूँ। हालांकि ये सुन के काइतो कहता है कि बात यह है कि ये बंदा शू तियन रेन बहुत पावरफुल है और हमें लगता है कि अगर वो जानबूझकर तुम्हें यहाँ जिंदा छोड़ रहा है तो तुम जिंदा हो, क्योंकि अगर वो चाहे तो यहाँ सभी लोगों को 1 मिनट में मार सकता है। इसीलिए इन लोगों को समझ आ गया था कि शू तियन रेन सिर्फ उसका यूज कर रहा है एक बेड की तरह। इन लोगों को भी आगे बढ़कर यहाँ फाइट करनी चाहिए, क्योंकि जब से शू तियन रेन ने ऑफिशियली यहाँ क्राउन प्रिंस का स्टेटस ले लिया है उसने एक अलग लेवल पे रहना शुरू कर दिया है। सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपने सभी लोगों को यहाँ बचाना होगा, क्योंकि जिन लोगों को हॉस्टेज बनाया गया है उन पर बहुत ही खतरनाक तरह की क्रूअल्टी हो रही है और उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी डाला जा रहा है। हालांकि फिर हमें दिखाया जाता है कि ये गुई कहती है कि मेरी माँ ने भी अपनी जान एक ईविल स्पिरिट को दे दी थी
और ये ही लेगेसी मैंने उससे पाई है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इविल मास्टर भी ये मिशन कंप्लीट कर रहा है। और ये भी कहा जाता है कि उसने एक ऑर्डिनरी अलायंस ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से चीजें यहाँ बहुत स्मूथ चल रही थी। हालांकि अगर वो चाहती तो अंडरग्राउंड कंपटीशन में बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन जानते बूझते उसने कई चीजें नहीं की। हालांकि वो इस क्राउन प्रिंस से काफी गुस्से में थी, जिसकी वजह से वो नन क्यूक्यू से प्रॉमिस करती है, मैं तुम्हारी माँ को यहाँ बचाऊंगी। नन क्यूक्यू भी उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर कहती है, थैंक यू वेरी मच कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो। अब हम देखते हैं जियांग नन नन जो कहती है, कोई बात नहीं, अब हम अपनी क्यूक्यू को यहाँ अपने साथ रखेंगे, इससे एक नया रूम दे दो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्थर यहाँ अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम में मौजूद है, जो यहाँ एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट का यूज करते हुए प्रैक्टिस कर रहा था। उसका बॉडी भी कट हो चुका है, लेकिन फिर भी आर्थर किसी भी हालत में तैयार नहीं था रुकने के लिए। वो अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था और फिर वो कहता है, चाहे मैं आज यहाँ मर भी जाऊं, लेकिन मैं इस प्रैक्टिस में अपनी जान लगा दूंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। और आर्थर वाकई में यही कर रहा होता है। उसने अपनी मेंटल एबिलिटी को भी काफी ज्यादा स्ट्रेच कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया था, लेकिन वो इसे यूज करने में कामयाब रहा। फिर हमें दिखाया जाता है यिन यांग आइस एट्रीब्यूट, और इससे देखकर अब टैंग सेक्ट भी कह रहा था कि दूसरी तरफ शूट यान रेन भी अपनी बड़ी आर्मी के साथ खड़ा था और वो भी फाइट करने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ प्रिंसेस जियो जियो और बाकी सेक्ट्स की सभी टीम्स भी बैटल के लिए रेडी थी। इसका मतलब था कि दोनों तरफ से एक डेंजरस लेवल की बैटल होने वाली थी, जो यहाँ एंड तक चलेगी और देखेंगे कि एंड में कौन जीतेगा। जब हमें दिखाया जाता है कि मैरी अब अकेली बैठी है, शायद सब लोग अभी भी आर्थर को मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी रिग्रेट कर रही हैं अपनी लाइफ हारने का। जब हमें दिखाया जाता है कि ये सीन कट होता है और आर्थर जो अभी भी सल्यूशन में बैठा था, अब सल्यूशन से उठता है। प्रिंसेस येगुई वहां खड़ी थी और शू शांसी भी सभी वॉरियर्स की प्रैक्टिस को देख रही थी एक डम बंग के साथ। वो दरवाजा खुलता है, सभी लोग मुड़कर देखते हैं कि कौन है, कौन यहाँ आया है। यहाँ होती है आर्थर की एंट्री। इस डायलॉग के साथ अब मैं यहाँ अपनी इटर्नल लाइफ की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और हमें आर्थर का एक नया लुक दिखाया जाता है, जिसमें वो काफी हैंडसम दिख रहा था। हालांकि गाइज, इस एपिसोड का यहीं पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।